नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए मुक्तिबोध जी द्वारा लिखी कहानी जलना। इस कहानी को धर्मयुग में अप्रैल 1968 में प्रकाशित किया गया था और इसका संभावित रचना काल 1960 के आसपास है। मुक्तिबोध जी की कहानियाँ वैसे भी जिजीविषा से पूरित होती हैं, अपने अंदर के मनुष्य से साक्षात्कार कराती हुई अनिर्वचनीय सुख से सराबोर करने वाली ये कहानी जलना। सुनिए। ज्यों ही उसकी आंख खुली, उसने पाया कि छाती पर का उसका दबाव अभी तक दूर नहीं हुआ है। सपने में भी ना मालूम वह किस किस पर चिड़चिड़ा रही थी, ना मालूम कौन कौन सामने या छिपे तौर पर मुँह चिढ़ा रहा था। सारी दुनिया कई टन वजन टीला बनकर उसकी छाती पर बैठी हुई थी। वह अभी भी बैठी हुई है। उसने आंखें खोलकर सामने के दरवाजे की तरफ देखा। वह अभी तक मुदा हुआ है। उस दरवाजे के भीतर से खांसने खखारने की आवाज़ें आ रही थीं। वे उसके बूढ़े सास ससुर की थीं। दूसरे कमरे में शांति थी। इसका मतलब है कि वह वहाँ पर कोई चाय बनाने नहीं उठा है। धीरे धीरे उस कमरे में से कप बसियों की आवाज़ें टिनटिनाने लगीं। उसे अच्छा लगा, बेहतर मालूम हुआ, लेकिन ज्यों ही उसे ख्याल आया कि उसका पति चाय बना रहा है, उसके मन में तेजाबी काला गट्टर बहने लगा। काले सल्फ्यूरिक एसिड की भयानक बू बास वाला वह गट्टर उसके भीतर से बहता ही गया। वह वहाँ जा मिला जहाँ एक घटना का चित्र, एक व्यक्ति की मूर्ति खड़ी हुई थी। वह आदमी है उसका, जिस पर वह एक ज़माने में जान दिया करती थी, लेकिन अब वह बदल गया है। वह तड़ से एकदम उठी। दिल में जहर भरकर उसने बगल में सोए हुए बच्चे को इस तरह झकझोर कर जगा दिया जिससे वह खूब रो उठे, खूब चीखे, इतना तीखा शोर करे कि जिससे सब लोग, सास ससुर, पति, उसका लड़का जो बीएससी कर रहा है और जो उसका कहना नहीं मानता, छोटे चिल्हर पिल्हर, सब उस कर्कश क्रंदन को सुनकर अशांत और बेचैन हो उठे। हाथ हाथ में इतना शोरगुल और चारों तरफ से हाय हाय की आवाज़ें आने लगे। घर भर यह सब उसका एक प्रतिशोध था। वह उसमें बदला लेना चाहती थी। वह उन लोगों को अच्छा नहीं मानती थी उस आक्रोश के द्वारा कि उसका खुद का नहीं है। पानी बरस रहा था, आड़ा तिरछा। दो बच्चे, जिनमें से एक को दमे का रोग है, बगैर छाता लिए, बिना स्वेटर पहने स्कूल चले गए थे। खुद उसको भी ब्रोंकाइटिस की शिकायत रहती है, लेकिन बिना खुद की या बच्चों की परवाह किए उसने रसोई घर के मजबूती से बंद कर की गई खिड़की को खोल दिया। दूर दिखती हुई नीली पहाड़ी और स्लेटी रंग के फैले हुए तालाब के कई फर्लांग फैले हुए तेज लहरदार पानी को पार कर पेड़ों को उसने सामने झुकती हुई तूफानी हवा फैले हुई रसोई में जैसे घुस पड़ी हो और उसके साथ आए हुए छींटे कमरे को गीला करने लगे। उबलती चाय को देखती हुई पति की आंखों में अस्त व्यस्त बालों वाली अपनी स्त्री को देखा और सन्न रह गया। उसने जान लिया कि आज उसे कहीं पेचीदा हालातों से मुकाबला करना है और उसका मन उसकी ज़िंदगी के पिछले बरक उलटने लगा। उसे वह चुपचाप कप बसियों में चाय उड़ेला जा रहा था, बच्चों को हुक्म देता जा रहा था कि वह कप नाना को दे आए, वह कप नानी को दे आए। उसकी नंगी पीठ पर पानी की बारीक छींटे पड़ रहे थे। धोती का एक पल्ला भी अधगीला मालूम हो रहा था। उसने बाहर से आते हुए छींटों को बंद करने के लिए खिड़की बंद करनी चाहिए। ज्यों ही वह पुरानी चौखट पर नए टुकड़े पल्लों को बंद करने के लिए मुड़ा, उसकी आंखें दूर के बादलों में उस पार क्षितिज पर जा टिकी जिसमें पूर्व दिशा की किरणें टूटकर धुंधले भस्मीले बादलों पर आक्रमण कर रही थीं। तालाब का कोहरे में खोया हुआ किनारा नीले स्लेटी रंग में डूबा हुआ दिखाई पड़ता था, लेकिन पानी में चमकते हुए हरे हरे वृक्षों के शिखर पर ललाई की संभावना प्रकट हो रही थी। उस आर पार फैले हुए विस्तृत दृश्य को देखकर
वह एक बारगी स्तब्ध हो गया। उस दृश्य में इतनी ठंडक और ताजगी थी कि दिल की मनहूसियत हवा हो गई थी और एक अजीब सी थिरकन नाचने के अंदाज में उभर उठी थी। और फिर वह गंभीर हो रहा। उसने खिड़की के पल्ले ज़बरदस्ती बंद कर दिए, बच्चों को रसोई घर से भगा दिया और खुद चाय का कप हाथ में ले टेबल पर टीन की कुर्सी में जा बैठा। एक एक घूंट चाय पीते हुए वह मन ही मन उस दृश्य को अवलोकन और पुनर्अवलोकन करने लगा। और अकस्मात उसे भान हुआ कि मनुष्य अपने इतिहास से जुदा नहीं है। वह कभी भी अपने इतिहास से जुदा नहीं हो सकता, ना अपने बाह्य जीवन के इतिहास से, ना अपने अंतर्जीवन के इतिहास से। उसने अंतर्जीवन अपने स्वप्न में, अपने तर्कों और विश्लेषणों में डूबता आ रहा है। उसे अधिकार है कि वह उसी में डूबता रहे। अपने से बाहर निकालने की उसे ज़रूरत नहीं है। अपने से ही बाहर वो निकाले जिसका बाह्य से कोई विरोध रहा हो। क्या यह सच नहीं है कि गणित शास्त्र में उसने MA तक अध्ययन किया था? एक काल्पनिक संख्या भी होती है। क्या यह काल्पनिक संख्या बिल्कुल फजूल है? क्या प्रकृति की सूक्ष्म क्रियाएं उसे संख्या का अनुसरण नहीं करती? क्या ऋण एक राशि का वर्गमूल एक भ्रामक वस्तु है? क्या सीधी रेखा, वक्र रेखा ही एक विशिष्ट रूप नहीं है? क्या वह झूठ है कि वह एक समय वह भी आएगा जब वैज्ञानिक विधि शिल्प इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन प्रकृति की शक्तियों पर आज से अधिक दोहन करके अधिक विकसित होते हुए अपने आप को बदल डालेगा? कि आज के प्रश्न और समस्याएं इतिहास की वस्तु होकर बहुत बार हास्यास्पद भी प्रतीत होती हैं। उसी समय हास्यास्पद जिस प्रकार बुंदेला नरेश राणा धुंध के यहाँ युद्ध, क्या वह सच नहीं है कि आज से 100 साल बाद सामान्य मनुष्य इतना सुविज्ञ हो जाएगा कि विज्ञान प्राप्त नई सुविधाओं के कारण वह फिलॉसफी और पोइट्री के प्रश्नों पर बहस करने लगेगा? अजी दुनिया और समाज की ज़िंदगी में 100 साल बहुत थोड़े होते हैं। इतिहास की एक पलक उठती है और गिरती है कि 100 साल हो जाते हैं। उसमें धरा क्या है? मेरे बच्चे उस नई आभा को अवश्य देखेंगे। अजी उसमें पहले भी ये संभव है। आई डोंट केयर, आई विल लिव इन माई ड्रीम्स। दिस इज़ माई प्राइवेट वर्ल्ड एंड आई एम टू लिव इन इट। आई विल नॉट प्रिपेयर टू लेट अदर्स डिस्ट्रॉय इट। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसने चाय पी डाली और कब उसने कुर्ता पहना। उसे कब एक गरम गरम चाय की और प्यास लगी और इतने में सफ़ेद बालों का उलझा हुआ जंगल लिए हुए माँ का खांसता हाँफता बदन, जो रक्तहीनता के कारण कोयले से काला और विद्रूप हो रहा था, उसके पास झुककर खड़ा हो गया। उसने दयनीय भाव से गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे एक गरम चाय और दे चुन्नू। चुन्नू का हृदय उस आर्द्र वाणी को सुनकर दुखी हो गया। कहीं माँ की वह पुरानी शान, जब वह घर भर पर शासन करती थी, किंतु आज वह निश्चिंत संख्या से अधिक एक कप चाय के लिए गिड़गिड़ा रही हैं। नहीं, उसका यह कर्तव्य है कि दमे से जर्जर इस देह के लिए व्यवस्था की जाए। अवश्य अवश्य, पर कैसे? उसने स्वयं ही देखा था कि चाय के पहले दौर में दूध खत्म हो गया था। सिर्फ 2 चम्मच दूध गिना गिनाया उसकी स्त्री के लिए रखा है। अब क्या किया जाए? उसने माँ की तरफ देखा और यकायक जोर से हंस पड़ा। माँ को अपनी बाहों में भर लिया। उसने जोर से माँ की देह को तकलीफ़ होने लगी। उसे जगह जगह पर दर्द होने लगा। वह चीख उठी, अरे छोड़ छोड़ चुन्नू छोड़। उसने माँ को ज़बरदस्ती हाथों में उठा लिया और उसे लेकर लगा नाचने गोल गोल। पास खड़े हुए 8 साल के बबुआ को मज़ा आ गया। वह ताली पीटने लगा। 3 साल का बिंदु यह दृश्य देखता हुआ खड़ा हो गया और 8 साल का एक उल्लू अपनी माँ को
उनकी चिड़चिड़ी स्त्री को इस नाटक का समाचार देने के लिए पहुंच गया। रसोई घर के पास वाली छत के चिड़चिड़ाते गुस्से के धमाके फूटने लगे और अकस्मात यह नज़ारा सामने दिखाई दिया कि चुन्नू कमरे में कागज़ पर कागज़ निकाल कर फेंकता जा रहा है। वे कागज़ जो उसने अबेर के रखे थे, संभाल के रखे थे। कमरा बिखरे हुए कागज़ों के कारण अजीब सा हो उठा है। उस बच्चे को जिसे वह उल्लू कहता है, बिखरे हुए कागज़ों को फिर से जमाने के लिए कहा गया है। वह बड़ी मुस्तैदी के साथ, फिक्र के साथ उसे छाँट छाँट कर जमा करता जा रहा है और एक समय वह आया जब वे कागज़ छोटे छोटे गट्ठों में बंध गए और एक बड़ी थैली में समा गए। वे कागज़ क्या थे? अखबारों के टुकड़े, बच्चों की पुरानी बेकाम कॉपियाँ, अमेरिकन और रूसी एजेंसियों के सरकारी समाचारों के बर्फ, पुराने न्यू टाइम्स, पुराने न्यूज़ वीक, जिनको अब तक उसने बहुत संभाल के रखा था, लेकिन जो अब एकटक निरुपयोगी हो चुके थे। कंधे पर थैली में लटकाए ज्यों ही चुन्नू या चुन्नीलाल शर्मा MSc असिस्टेंट टीचर जीने से उतरकर नीचे के कमरे में आया, उसे लगा कि कहीं उसे इस सुबह सुबह भयानक दुर्घटना का सामना न करना पड़े, यानी कि कहीं उसकी औरत से मुठभेड़ ना हो जाए। लेकिन नहीं, उसका ये भय निराधार था, रास्ता साफ था। उसने अपने स्वभाव के अनुसार सुबह की रोशनी को ताजगी के साथ उसकी आंखों के सामने स्वप्न तैरने लगे। उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, वे खूब मेहनती निकलते हैं, वे बहुत होशियार हैं। हाँ सही है, उनके कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन वो कांट और मार्क्स, सार्त्र और नेहरू के वचन अपने भाषणों में सहज रूप से गूंथ जाते हैं। वे किसी सुनहरे लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं, उनके हृदय में उत्साह है। ज़माना बदल गया है, अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मौजूदा पीढ़ी अपने बुढ़भस में हास्यास्पद प्रतीत होने लगी है, इत्यादि इत्यादि। उधर बच्चों की माँ ने चाय बना ली थी। वह काली थी। 2 चम्मच दूध ने चाय के रंग को विशेष परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन उसका गरम गरम घूंट हलक के नीचे उतरते ही उसे अच्छा लगा। जान में जान आई। तब उसने देखा कि रसोई घर में जो खिड़की उसने खोल दी थी वह फिर बंद कर दी गई है। वह एकदम उठी और उसने पल्लों को जोर से खोल डाला। बादल हट चुके थे, उसके विपरीत दिशा में पश्चिम में दौड़ते जा रहे थे। नवोदित सूर्य की गुलाबी, सुनहली, नारंगी किरणें एक केंद्र के चारों ओर दौड़ रही थीं। तालाब के पानी में उसने प्रतिबिंब डूब गए थे। हरियाला मैदान लाल सुनहला हो गया था और दूर तिकोनी पहाड़ी एकदम नीली दिखाई दे रही थी। वह उस दृश्य को देखती खड़ी रही। उस सौंदर्य का जो आभा निकल रही थी, वह जल उसके चेहरे पर जैसे छा गया था। उसे अच्छा लगा। पास ही कमरे में नल से उसने बाल्टियाँ लगा दी। फिर वह चूल्हे के पास आ बैठी, जिसके लाल अंगारों पर उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। उसने लाल चट्टानें जैसी उसे दिखाई पड़ी। उसके भीतर से सुनहली ज्योत निकल रही थी। चट्टानों के पास महीन गरम सफ़ेद राह की गलियां बन रही थीं। कहीं ज्वाला की हल्की लता हिलती हुई अपने किसी को बुला रही थी। उसने 2 छोटी छोटी लकड़ियाँ और लगा दी। चूल्हे के प्रकाश में जैसे नाच उठा। एक गति, एक आवेग सूर्य का वंशधर बनने लगा। अब उसे और अच्छा लगा। उसने रसोई घर के चारों ओर नज़र दौड़ाई। भीत पर लगी हुई लकड़ी की पट्टियों पर पीतल के बर्तन चमचम चमक रहे थे। उसने पीले रंग की खिड़की में से आई हुई सूर्य की कांति ललाई गोल कर रही थी। यकायक उसकी नज़र अपनी चूड़ियों पर गई। वे नीली थीं। उनकी नीलिमा की गोल प्रकाश रेखा उसकी कलाई को घेरे हुए थी। अकस्मात किसी अवचेतन प्रेरणा से उसने हाथों की चूड़ियों से माथे को छू लिया, मानो कि वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई हो। और तब न मालूम कौन सा स्वप्न उसके पलकों में उभर आया। उसने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान ला ली। चूल्हे में आग तेज हो गई है। लाल और गिरवी सिंदूरी और सुनहली ज्वालाएं ऊंची उठी, नाचने लगी और लहराने लगी। चूल्हा खाली था। उसने उस पर कुछ भी नहीं रखा था।
वह लकड़ियों को आगे सरकाती जा रही थी। उसका प्रकाश बढ़ता जा रहा था, उसकी गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसका मन पीछे की ओर दौड़ता जा रहा था। कल क्या हुआ था? हाँ, कल क्या हुआ था? वह घटना जिसने उसके दिमाग को धो दिया था, जिसने उसको पागल बना दिया था, और लाख कोशिश करने पर भी उसे उस घटना की याद नहीं आई। संभवतः कोई घटना हुई ही नहीं थी। शरीर के अस्वास्थ्य जनित विषों ने उसकी नस नस में घुसकर उसे कमज़ोर और विक्षुब्ध बना दिया था, और उस विक्षोभ ने उसके मन में आत्मनाशक सपने और भाव तैरा दिए थे। यही वे घटनाएं थीं जो पकड़ में आती नहीं थीं, जो सिर्फ एक मानसिक वातावरण बनकर उसे खाई जा रही थीं। किंतु उस समय जब चूल्हे की लाल अंगारों वाली घाटियों में सुनहली लताएं और फूल खिल रहे थे, उसे अपने बचपन और जवानी के दृश्य दिखाई देने लगे, और उसे अफसोस होने लगा कि अगर वह पढ़ लिख जाती और नौकरी करने लगती तो उसकी इतनी दुर्दशा न होती, तो उसके घर के पिछवाड़े से चुपचाप वह औरत न आती जो पठान से भी अधिक सूद लेती है, तो उसके इतना अपमानित न होना पड़ता। उसके सामने क्रमशः वही दृश्य तैरने लगे जब उसने साथिनें पढ़ लिख गई। उनमें से एक प्राइमरी स्कूल की टीचर हो गई, दूसरी उसे दफ्तर में क्लर्क है, तीसरी नर्स हो गई थी। यकायक उसके हृदय में अभाव का, हानि का दुख भरता गया। हर तीसरे साल बच्चे, जन्म और मृत्यु, कर्ज और अपमान, बढ़ती हुई जिम्मेदारियां और पेट में अन्न डालने की मुश्किलें और काम काम काम। आश्चर्य की बात है कि इन सारे ख्यालों में पति का ख्याल उसे नहीं आया। पति के विरुद्ध विक्षोभ उसके मन में नहीं था, सो अलग बात थी, परंतु यह सच था कि वह उससे भी अधिक प्रेम करती थी। वह यह क्षण मात्र भी नहीं सोच पा रही थी कि उसके दुख उसके पति के कारण है। यद्यपि वह अपने दुखों का टीकरा पति के सिर पर ही फोड़ती है। मनुष्य का मन विचित्र है, और आज जबकि वह पति पर ही अत्यंत क्रुद्ध है, पति के विरुद्ध विचार उसके मन में आने चाहिए थे। संभवतः इसका एक कारण यह भी था कि वह पढ़ने लिखने के प्रति अपनी उदासीनता को ही सर्वाधिक दोष देती थी। यदि वह शिक्षित होती तो शायद अधिक सुखी होती। वह यह समझती थी कि वह स्वयं कार्यकुशल है, न कि उसका पति। वह अपने भोले हृदय को भी भोला आनंद प्रदान कर सकता था, लेकिन जिंदगी की छोटी छोटी बातों में वह जिद्दोजहद करने की ताकत और ताव नहीं रखता था। उसके अनुसार उसका पति संत था, संत। मूर्ख उसे न कह सकती थी, न सोच सकती थी। और इसी तरह के ख्यालों में गिरफ्तार वह स्त्री जब अपने बाल फैलाए हुए चुपचाप सोचती जा रही थी कि उसे अनजाने में चूल्हे में से एक तड़ाक की आवाज़ सुनाई पड़ी। चिंगारी उसकी साड़ी के एक कोण में दुबक कर बैठ गई। ठीक उसी वक्त उसका पति चुन्नी लाल एक मैले कुचैले पंसारी की अलमारी में रखे हुए किसी कंपनी के चाय के पीले पूड़े में बनी हुई औरत की तस्वीर को देख रहा था। उस औरत का चेहरा नीला सांवला था और हाथ में उसके एक फूलों भरी डाली थी, लेकिन आंखें फटी फटी सी और काली थीं। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर औरत की तस्वीर क्यों बना दी गई। वह एक चिपचिपे स्टूल पर नीचे खड़ा हुआ पुराना अखबारी कागज रख कर बैठ गया। चुपचाप अपनी झोली में से रद्दी कागज निकालने लगा। उन कागजों में उसके बच्चे की लिखावट थी। टूटे फूटे बाके तिरछे अक्षरों में गणित के आंकड़े, देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम और संस्कृत की क्रियाओं के रूप लिखे हुए थे। वह फिर भविष्य की तरफ देखने लगा। उसके बच्चे बड़े होंगे, कॉलेज, एजुकेशन, तो क्या ले सकेंगे? इतना पैसा ही नहीं है उसके लिए किताबें खरीदे। लेकिन हाँ, मैं अपने सारे विचार, मेरी अपनी सारी कल्पनाएं और धारणाएं उन्हें बता दूंगा। उनका बिल्कुल सिस्टमैटिक रूप से अध्ययन करा दूंगा। मैं उन्हें बड़े आदमियों की बैठकों से दूर रखूंगा। इस तरह घुट्टी पिला दूंगा कि उनके तौर तरीके से घृणा करे, कि जैसे गरीबों में ही रहे, उसकी जगत चेतना की विस्तृत और यथार्थवादी सोच बनी रहे और उनमें मरे और जिए। मैं उन्हें क्रांतिकारी बनाऊंगा। मैं उन्हें समाज की तलछट बनने के लिए
प्रेरित करूँगा। वे वहाँ बैठे बैठे किताबें लिखेंगे, पैम्पलेट छापेंगे और जो मिलेगा उसे सबके साथ खाकर उन सब भड़कीले दंभों से घृणा करेंगे जो शिक्षा और संस्कृति के नाम पर चलते हैं। पंसारी को यह मालूम नहीं था। वह तो सिर्फ इतना जानता था कि इस तरह की रद्दी 6 आने शेर से ज़्यादा नहीं बिकती। चुन्नीलाल ने जब अपने हाथ में 15 आने देखे तो वो बहुत खुश हो गया और पास के ही चाय घर से दूध लेने के लिए पहुंच गया। जब वह घर पहुंचा तो पाया कि वहां कोहराम मच चुका है। बच्चे रो रहे हैं, बूढ़ी माँ रोती हुई काँप रही है, उसकी सांवली झुर्रियाँ गीली हैं और बूढ़े बाप के चेहरे पर शमशान की छाया है। वह बाल्टी भर बाल्टी डाल रहा है। नीचे चुन्नू की स्त्री आधी औंधी हुई पड़ी है, पानी में तर है, सारा फर्श गीला है, उस पर मिट्टी के फफोले उभर आए हैं। बच्चों के रोने की आवाज़ें छत को फाड़कर खिड़की के बाहर निकल रही हैं और इस सारे शोर में एक गहरा शून्य है और उस शून्य में उसकी स्त्री है। वह स्त्री चुप है, उसकी खींच गायब है, उसकी चिढ़ गोल हो गई है, वह स्तब्ध है। वह घटना से उसके दिमाग को धक्का लगा है। आग ने उस पर चढ़ाई की। क्यों की? आखिर क्यों की? और फिर आग बुझाई गई बाल्टियाँ डालकर। पीठ पर से आंचल और आंचल के नीचे झंफर जल गया था। इस वक्त जले हुए हिस्से पर नीली स्याही लगाई जा रही थी। बहुत सी जगहों पर फफोले उठाए थे और कहीं कहीं चमड़ी खिंचाई थी। खैरियत हुई जो आग ज़्यादा फैली नहीं। बाल बच्चों के भाग्य अच्छे थे। स्त्री अब भी चुप थी, वह निश्चेत थी। वह अभी भी फटी फटी आँखों से न जाने क्या सोच रही थी। बूढ़े पिता और माता अपने आप को दोषी अनुभव कर रहे थे। वे चुन्नू के दारिद्र्य को और भी भयानक बता रहे थे। उसकी स्थिति दयनीय थी। अब उसका मन की दयनीय और स्थिति हो गई थी। लेकिन चुन्नू अपने आप को दोषी समझते हुए आगे बढ़ा। उसने लज्जा छोड़ दी। निश्चेत पड़ी हुई औरत का सिर सहलाया, उसे बैठा देने की कोशिश की। वह उठ बैठी, अधिक सचेत हुई और पति के सामने पाकर आंखें कुछ संकोच से दूसरी ओर कर ली। वहाँ सभी लोग खड़े थे इसलिए, और अकस्मात चुन्नी को लगा कि अब वह एकांत की रक्षा नहीं कर सकेगा, उसे लड़ाई में कूदना पड़ेगा, उसे मुठभेड़ करनी ही होगी, उसे अपने सपने भूल जाने होंगे, परिस्थितियों को वश में करने के लिए कार्य में दक्ष और समर्थ होना पड़ेगा। बर्नौल, वैद्य, डॉक्टर, ये शब्द उसके मन में गूंज उठे। पैसा, वह शब्द उसकी अंतर्गुहा में चीख उठा। वह स्त्रीलिंगी ध्वनि उसके हृदय में दुर्दभ बजाने लगी। उसने अपनी स्त्री की पीठ पर घाव देखे। वे 6 थे, उनमें 3 कुछ बड़े थे, बाकी छोटे पैसे के आकार के। और तब उसके मस्तिष्क ने तुरंत सोच डाला कि उसके लिए बर्नौल काफ़ी है, वैद्य और डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उसने बीवी को छोड़ दिया, पड़ोसी की साइकिल उठाई और तुरंत ही बर्नौल के लिए निकल पड़ा। तब तक वातावरण बदल गया था। स्त्री वैसी ही शांत और चुप पड़ी हुई थी, पर अब उसके फैले हुए पैरों पर नन्हा खेल रहा था। बड़ा बच्चा उसकी पीठ के दागों पर नीली स्याही लगा रहा था। बूढ़ी माँ रसोई घर में घुस गई थी। जब वह बर्नौल लेकर लौटा तो वह बीबी के पास जा बैठा। उसने अपलग न देखती हुई आँखों में उसने आंखें डाल दी, उसके गाल छुए और तब उसने पाया कि उसकी आंखों में चेतना मुस्करा उठी है। उसने होंठ भी किसी नम्र दीन दयनीय स्मृति में तिरछे हो रहे हैं। चुन्नू के हृदय में एकाएक अपने स्वर के ही भाग्य पर बड़ी ही दया उत्पन्न हुई। दया इसलिए कि उसने भाग्य में यह बदा था कि उसके आसपास के लोग किसी उपन्यास को लेकर पात्र हों जो लेखक के अत्यंत निकट होते हैं और फिर भी दूर। वे उसके अपने होते हैं केवल छायात्मक रूप से। किंतु इस विचार से उत्पन्न होते ही उस विचार के लगभग विपरीत चुन्नीलाल ने अपनी स्त्री को बगल में खींच लिया और तब एक क्षण के बाद उसकी स्त्री के गले से आवाज़ निकली। क्षीण, दुर्बल और प्रार्थना करती हुई आवाज़ में वह स्त्री ने अपने पति से कहा, तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो। वह आवाज़ बहुत ही क्षीण और करुणापूर्ण थी।
किंतु चुन्नी लाल को लगा कि वह आवाज़ किसी पार के परली तरफ से आ रही है। इतनी दूर से वह उसी कारण तीखी हो उठी और हृदय विदारक भी मालूम पड़ी। चुन्नी लाल ने अपनी पत्नी को वहीं ज़मीन पर लिटा दिया, सिरहाने लकड़ी का पाटा रख दिया और किसी उत्तेजित अवस्था में रसोई घर की खिड़की खोलकर वह बाहर देखने लगा। वहाँ उसे शहर ही शहर और गांव ही गांव, सड़कें ही सड़कें, गलियां ही गलियां दिखाई दे रही थीं, जिनके भीतर से उठती हुई गूंज उसके पास आकर कहने लगी थी, तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो। माता रसोई घर में एक और दुबकी बैठी थी। वह स्तब्ध और निश्चेत थी। चुन्नी लाल ने चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दिया। चूल्हे में आग अभी भी दहक रही थी। चाय भरे प्याले जब वह एक एक को देने लगा तो बच्चों के पीले उतरे हुए चेहरे, बाप की बूढ़ी सिकनों में से, माँ की आंखों के सफ़ेद पड़ रहे कोनों में से उसे साफ झलक उठा कि मानो वे कह रहे हों, तुम मुझे छोड़ के मत जाया करो। और जब वह एक कप चाय लेकर बीबी को देने गया तब पाया कि उसकी आंखें लग गई हैं। चुन्नी लाल ने जगाने की कोशिश करनी चाहिए, पर वह एक दृश्य देखता ही रहा। नन्हा बालक अभी भी उसके फैले हुए कपड़ों के बीच में खेल रहा है। 3 साल का बच्चा अपनी जेब में से चाक के टुकड़े गिन रहा है। 8 साल का बड़ा लड़का घर के हालात और स्कूल दफ्तर का समय सोचकर थाली में अरहर की दाल बीन रहा था। उसके हाथ में अभी भी नीली स्याही लगी हुई थी, मानो दवात से खिलवाड़ किया हो। चुन्नी का दिल इस दृश्य को देखकर पिघल गया। वह उसे अत्यंत सुंदर प्रतीत हुआ। उसका मन बेहद ही मैदान में चला गया। इन सब लोगों के प्यार वह अपने में नहीं संभाल सकता। उसका दिल मिट्टी का घड़ा है, उससे ज़्यादा भरोगे तो वह टूट जाएगा। एक बारगी उसे अपने सारे घर पर दृष्टि डाली। यह उसका जगत है, उसे इस सब की सेवा करनी चाहिए। वह ज़रूर करेगा, नहीं तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। उसने अपनी बीवी को जगाया, पिताजी को चाय का कप दिया और फिर रसोई घर में आ गया और खुद गरम गरम चाय पीने लगा। जो ही उसने एक घूंट अपने होठों से लगाया, यकायक उसे ख्याल आया कि उसने बोरनॉल का प्रयोग अभी तक नहीं किया है। उसके घावों पर बोरनॉल लगाना भूल गया है। उसने चाय भरी बसी नीचे धर दी और आसमान फाड़ कर एक तस्वीर उसके सामने आ गई। वह उसकी अपनी समस्या थी। वह बोरनॉल लगाना क्यों भूल गया? वह अपने कामों में दुनिया के रिश्ते जोड़े, न कि सिर्फ दिल के उड़ते हुए टुकड़ों में से। इतने में बड़े बच्चे ने आकर सूचना दी, माँ चाय मांगती है। चुन्नू को खुशी हुई। वह तुरंत गर्म चाय लेकर स्त्री के पास जा बैठा। बच्चों ने देखा कि उसके बूढ़े झुकी झुकी कमर वाले नाना के हाथ में बोरनॉल है और वे चुन्नी लाल के हाथों में उसे दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिसे लिखा था मुक्तिबोध जी ने और कहानी का शीर्षक था जलना। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ यदि आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।